इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तक के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कह लीजिए, इस पर हमने बात की थी। इन पर्टिकुलर हमने इसमें 3 अलग-अलग केसेस ही देखे हैं। जैसे चार्ज्ड रॉड की बात हमने की, चार्ज्ड रिंग और चार्ज्ड डिस्क। तो इसमें जो भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, उनको कंसिडर करते हुए हम कुछ डेरिवेशंस बना रहे थे। आज के लेक्चर में हम इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वेल, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आर्टिकल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सेग्रीगेट किया है। जैसे आप मुझसे कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर या शेल या सिलेंडर या शीट्स, इस पर अभी तक आपने कोई बात नहीं की, तो आई विल बी जस्ट कवरिंग दीज थिंग्स आफ्टर फ्यू मोर लेक्चर्स। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बस इन 3 बॉडीज के लिए डिस्कस करके रोक रहा हूं यहाँ पे। व्हाट आर दोज बॉडीज? द रॉड्स, द रिंग्स एंड द डिस्क्स। दूसरे टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम आगे बात करेंगे। और राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते आए हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज का अपना टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मजेदार कह लीजिए आप, बड़ा कंसेप्चुअल टाइप ऑफ आइडिया है। और हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये एग्जामिनर्स का कह लीजिए, पेपर सेटर का जो है ना, बहुत फेवरेट टॉपिक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो थियरी का पेपर हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। देखिए, आपको एक बड़ी बेसिक बात पता है कि अगर हमारे पास किसी स्पेस में, किसी जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में कहीं हम एक दूसरा चार्ज ले आते हैं, जैसे कि हम एक टेस्ट चार्ज की बात करें प्लस Q0, तो हम जानते हैं कि ये हमारा रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेगा और इस पर फोर्स लगाएगा। हालांकि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन दोनों चार्जेस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट फिजिकल लेवल पर नहीं हुआ है, डायरेक्ट टच इसको ये नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है। सो हमने ये कहा था कि इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं वो फील्ड की वजह से बनते हैं। और फील्ड को समझाने के लिए हमने ये कहा कि ये जो हमारा मेन चार्ज है पॉजिटिव वाला, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस बन जाता है, एक ऐसा फील्ड बन जाता है जहां पर इस चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फैली हुई हैं, लाइक दिस। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर एंट्री करता है, तो ये रखा हुआ चार्ज उस पर इंटरेक्शन शुरू करता है। अब आपको पता होगा कि इस फील्ड को हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। फिर उसके बाद हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करने की कोशिश की और किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी गिवन डिस्टेंस पर ऐसे लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और जो भी डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन आप लेना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, सो जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आप लेंगे उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिख दी। अब बिल्कुल आसान जुमलों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में इस चार्ज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फैला हुआ है, स्प्रेड है। ठीक है, इस पूरे रीजन में, मैं सेंटेंस को रिपीट कर दूं, इस पूरे रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज स्प्रेड हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। And as soon as any another charge comes into contact, as soon as any other charge comes into this field, इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ फैली रहने की वजह से, स्प्रेड रहने की वजह से दोनों में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स ये जो फॉर्मूला है हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ये जो टर्म है ना, इसको हम हटा के k बोल देते हैं एज अ कांस्टेंट। सो KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, बट यूजुअली जब हम महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तरीके से फॉर्मूले को लिखा हुआ मिलता है। नाउ द मेजर क्वेश्चन हियर इज दैट
कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इस पूरे रीजन में स्प्रेड हुई है, फैली है, वो कैसे फैली है, उसका पैटर्न क्या है? क्या वो ऐसे ही फैल चुकी है जैसे वाटर स्प्रेड होता है किसी जगह पे, या वो एयर के मॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं वैसी फैली हुई है, या क्या तरीका क्या है उसका उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें? ये बात तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इसकी जो है ना वो स्प्रेड हो चुकी हैं, और इसका प्रूफ ये है कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर आता है इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। सो दिस इज कन्विंसिंगली लाइक हम एग्री करते हैं इस बात को कि यहाँ पर हो ना हो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो स्प्रेड हो चुकी हैं। बट क्वेश्चन प्रसिस्ट करता है, क्वेश्चन अभी भी बाकी रहता है कि जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्प्रेड हुई हैं उसका पैटर्न कैसा है, किस तरीके से वो स्प्रेड हुई हैं, वो कैसी दिखाई देंगी अगर हम उन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, वो उनका लुक लाइक कैसा रहेगा, मतलब किस तरीके से आप दिखाओगे, कैसे बोलोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बना हुआ है। खास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कंसेप्ट पूरी तरीके से इमेजिनरी है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ ज्योमेट्री का, डायग्राम का हेल्प लेते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाईली यू में से एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए कंसेप्ट बनाया गया है। अब हम इसको बहुत डिटेल में वन बाय वन एक एक करके समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, क्या तरीका है इसका। आइए इसको समझाने के लिए बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक यहां पे कहीं मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये मैं प्लस से दिखा रहा हूं, जस्ट प्लस Q0 ऐसे मान लें बेटा आप इसको, प्लस Q0। तो जैसे ही हम इसको इसके नजदीक रखते हैं बच्चों, हम ये देखेंगे कि इन दोनों में इंटरेक्शन हो गया, और उस इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज पर फोर्स ऐसा आया। करेक्ट है बेटा? Yes, sir. क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। अच्छा, अब इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हुआ कि ये चार्ज जरा पीछे की तरफ खिसक गया, क्योंकि ये इसको पुश कर रहा है ना, दूर ढकेल रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तो हो ना हो हम यहाँ पे ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये चार्ज थोड़ा सा धीरे 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 जो है ना यहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। जब ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो क्या ये फोर्स अचानक से बंद हो जाएगा? नहीं, ये दूर जाने के बाद भी इस पर अपना रिपल्शन करना कंटिन्यू रखेगा। Yes, sir. तो फिर ये चार्ज रिपल्शन की वजह से और थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, यहां आ गया मान लीजिए। तो और थोड़ा सा दूर जाने के बाद क्या इसने अपना रिपल्शन पूरा खत्म कर दिया, बंद कर दिया? नहीं, यहां पर भी इसको ये रिपेल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर तरीके से, वीक तरीके से रिपेल कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो इसके रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा और दूर खिसका। तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां पे ये देखी कि जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ये प्लस Q0 चार्ज धीरे 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 जो है ना पीछे की तरफ खिसक करके यहां आ गया। अब हमारे माइंड में ये आइडिया क्लिक कर जाता है, हम ये कहते हैं कि क्यों ना एक सिंपल सी लाइन बना दी जाए इन सब चीजों को हटा के, और उस लाइन के बारे में ये कहा जाए कि ये वही लाइन है जिस पर उस Q0 चार्ज पर फोर्स एक्ट हुआ था और उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया गया था। यस, क्योंकि Yes, जो हमारा yes, प्लस sir. Q0 चार्ज था वो इसी लाइन पर पुश करते हुए पीछे की तरफ ढकेला गया था। तो क्यों ना इस पूरे पाथ को एक लाइन से कन्वर्ट किया जाए, एक लाइन को उस लाइन का इस्तेमाल करते हुए उसको रिप्रेजेंट किया जाए, और ये कहा जाए कि ये वही लाइन है जिस पर फोर्स लगा था। करेक्ट हो रही है बात? ये वही लाइन है जिस पर फोर्स आया था। अब यहीं से ही ये कंसेप्ट आया है लाइन ऑफ फोर्स, या कह लीजिए लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। ये सर नो? Yes, sir. Yes, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं सर, हम क्या करते हैं कि वो वाला जो पॉजिटिव चार्ज था ना हमारा, उसको हम यहां रखते हैं, इधर रखते हैं। जस्ट इमेजिन करिए यहां रखने पर क्या पॉसिबल लाइन ऑफ फोर्स हमारी इस तरीके से आगे की तरफ दिखानी पड़ेगी?
Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि ये उसको उधर पीछे की तरफ ढकेलेगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं तो क्या हमें ये इस तरीके से दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये Yes. इसको इधर पीछे Yes, ढकेलेगा। sir. अगर हम नीचे की तरफ रखते हैं तो ऐसे दिखाएंगे, अगर हम यहाँ रखते हैं तो कुछ हद तक ऐसे दिखाएंगे, यहाँ रखते हैं तो कुछ हद तक ऐसे दिखाएंगे, यहाँ रखते हैं तो कुछ हद तक ऐसे, और इस तरफ रखते हैं तो हम ऐसे दिखाएंगे। मतलब ये वो लाइंस हैं जिस पर एक टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट हो रहा था और उसे बाहर दूर रिपेल करके पीछे की तरफ ढकेला गया था। तो मानो जैसे ये लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। अब देखिए इस कंसेप्ट पर वापस आइए कि एक पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन बन रहा है, जिसे हमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल करते हैं, हो ना हो वो ऐसा ही दिख रहा होगा। Yes, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें, उसका ख्याल अगर हम हमारे दिमाग में बनाना चाहें, उसे इमेजिन करना चाहें, तो वो ऐसा ही तो दिख रहा होगा। क्योंकि फोर्स आने पर वो इंटरैक्ट करेगा, चार्ज आने पर वो इंटरैक्ट करेगा और उसे दूर ढकेलेगा। So this is how we can represent a positive charge and its field by using these lines. Now these lines are called as lines of forces. अब बच्चों इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझ में आएगी। इससे पहले कि हम इस कंसेप्ट पर बात करें, मैं ये कहता हूं कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लेने की बजाय, जस्ट इमेजिन करें, हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, लेट्स से नेगेटिव चार्ज, और क्या किया, कुछ दूरी पर एक प्लस Q0 वाला टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज का ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज से कुछ दूरी पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा। क्या लगता है बच्चों आपको क्या होगा? इन दोनों में इंटरेक्शन होने के बाद अट्रैक्शन होगा ना? yes, Yes. sir. Yes. तो क्या अट्रैक्शन की वजह से ये टेस्ट चार्ज यूं धीरे 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 माइग्रेट करता हुआ क्या इस नेगेटिव चार्ज पर आकर के फॉल डाउन कर सकता है? Yes, Yes. sir. तो यही वो पॉसिबल लाइन हो सकती है जिस पर ये चार्ज यूं माइग्रेट करे और उस पर फोर्स लगे। Yes, sir. अगर इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ न रखते हुए दूसरी तरफ रखा जाए तो क्या इसका पॉसिबल लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दिखाया जा सकता है, Yes, sir. Yes, फिर sir. ऐसे दिखाया जा सकता है, फिर ऐसे दिखाया जा सकता है, फिर ऐसे दिखाया जा सकता है, एंड यू कैन हैव दीज पॉसिबल ज्योमेट्रीज, इमेजिनेशंस कैन बी शोन। तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए हम यूं रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ऐसे बनाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो जरा गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उस पॉजिटिव चार्ज से मानो जैसे निकल रही हैं, ऐसे इमेजिन होगा। ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट होके फिर फैल रही हैं, ऐसा इमेजिन होगा। करेक्ट Yes, है sir. बच्चों? और अगर नेगेटिव चार्ज लिया जाए तो मानो जैसे नेगेटिव चार्ज पर वो लाइंस जो है वो आकर के एंड हो रही हैं, बिकॉज ये एरोज तो हमें ऐसे ही दिखाने पड़ेंगे, फोर्सेस तो ऐसे ही आ रहे थे। Yes, sir. तो यहां पर हम एक हल्की सी प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं। लेट मी जस्ट कंसीडर दिस अ पॉजिटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह मैं कंसीडर करता हूं, और इसे मिटा दें। ये मैं एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करता हूं। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज से मानो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करती हैं, और अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए यही रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मानो जैसे नेगेटिव चार्ज पर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स आ करके एंड करती हैं, लाइक दिस। ये एरोज मुझे यूं दिखाने होंगे, है ना? इन एरोज को बनाने के लिए मैं अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं फोर्स के डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। करेक्ट है बच्चों? क्योंकि इस चार्ज के नजदीक जब रखा था तो फोर्स उसे बाहर पुश कर रहा था, और इस चार्ज के नजदीक कोई दूसरा चार्ज रखा था पॉजिटिव वाला, तो वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, टेस्ट चार्ज को। सो हम यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्प्रेड होना समझ सकते हैं, वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक कंफ्यूजन होगा हमें। ठीक है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो आपने सब कुछ निकलता हुआ दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो आपने ये कहा कि सब कुछ जो है उस नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आके एंड हो रही है। क्या होगा जब हम एक ऐसी ज्योमेट्री तैयार करें जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है
और बिल्कुल इसके करीब में ना जो एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब फील्ड कैसा दिखेगा बना के बताओ। फील्ड का अब इमेजिनेशन हम कैसे करें? तो बड़ा सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। मैं क्या करता हूं, वही अपना पुराना तरीका। बीच में क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देते हैं, टेस्ट चार्ज, ऑफ कोर्स टेस्ट चार्ज, हाँ, टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हैं। तो बच्चे जरा सोचो कि ये हमारा मेन पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल रिपेल और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा। अट्रैक्ट तो सिंपल बात है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चार्ज इस लाइन पर मूव करेगा और उसका डायरेक्शन यूं होगा, यस सर क्योंकि यही वो लाइन है जिस पर इन दोनों का कंबाइन फोर्स बनेगा। ठीक है, ये इसको इसी लाइन पर दूर पुश करेगा और ये इसको इसी लाइन पर जो है वो अपने नजदीक पुल करेगा। ठीक है, तो बीच वाला तो मामला क्लियर हो गया बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचा जाए अगर यही चार्ज यहां रखा जाए इस तरफ, तो क्या होगा। अब जरा कंफ्यूजन होगा। तो हम देखेंगे बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, करेक्ट है। यस सर और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये इसको क्या करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा वीक क्योंकि मैं इसका डिस्टेंस ज्यादा दिखा रहा हूं ना, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसके नजदीक है ना डिस्टेंस ये। अब जरा सोचें कि ये हमारा टेस्ट चार्ज कहां जाएगा। क्या ये रिपेल होने की वजह से इधर जाएगा, या अट्रैक्ट होने की वजह से इधर जाएगा, या फिर ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना के बीच में कहीं जाएगा। सोचें, बीच में कहीं जाएगा। ऑफ कोर्स बच्चों यहां पे क्या होगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट तैयार हो जाएगा, और वो रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो ये वो ऐसी डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड है। मतलब ये कि हमारा चार्ज इस बार अपना मोशन कुछ यूं ऐसी पाथ से करके यहां जाएगा। गेटिंग इट राइट। यस सर यस सर और ऑफ कोर्स बच्चों मैं इस बात को यहां पे भी प्रूव कर सकता हूं। देखो, अगर ये चार्ज यहां पहुंचा फॉर एग्जांपल, तो जस्ट इमेजिन करो पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन तो ऐसा होने वाला है, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन तो ऐसा होने वाला है। फिर क्या इन दोनों का रिजल्टेंट बना करके इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा। यस यस सर सर तो पता चला कि ये लाइन जो है रिजल्टेंट फोर्सेस के डायरेक्शन के हिसाब से एक ऐसा बैंड पाथ बनते हुए यहां तक पहुंचेगी। तो अगर मैं इसको एक ठीक ठाक ज्योमेट्री से फिर एक बार समझाने की कोशिश करूं, तो क्या हम ये कहेंगे कि बाकी जगहों पर ये लाइन कुछ यूं ऐसी नजर आएगी, यस सर यहां से फिर ये कुछ यूं ऐसी नजर आएगी, फिर यहां से ये कुछ यूं ऐसी नजर आएगी अगर और आगे के सेगमेंट्स में कंसिडर करूं तो, फिर यहां से ये कुछ यूं ऐसी नजर आएगी अगर और आगे के सेगमेंट कंसिडर करें, फिर उसके बाद ये ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर यहां से यूं, यूं और यूं। मतलब ये इसी कंटिन्यूएशन में से बड़ा सा पाथ बना के इधर, और ये इसी कंटिन्यूएशन में ऐसा बड़ा सा पाथ बना के इधर, और बिल्कुल तुम इधर आते हो तो बाहर ही चले जाओगे और इधर आते हो तो अंदर ही आ जाओगे। तो दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हम, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर हम रखें, तो उनका जो फील्ड का स्प्रेडिंग होगा, उनके पॉसिबल लाइंस ऐसे दिखाई देंगे। और हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे अपना एक टेस्ट चार्ज रखा, तो वो टेस्ट चार्ज जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इन्हीं लाइंस पर होगा। उसे फ्री छोड़ दिया जाए तो वो इन्हीं लाइंस पर मूव करके आगे बढ़ेगा। जैसे यहां बढ़ रहा था, यहां बढ़ रहा था, तो यहां ऐसे बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात। यस यस सर आई होप ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। और मैं फिर इस बात को दोहरा दूं बेटा, ये रियली में नहीं होता है, ये इमेजिनरी है। हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में तो यहाँ फील्ड है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि भाई फील्ड कैसे दिखेगा, दिखाओ, बताओ, समझाओ हमें, फील्ड दिखेगा कैसे। तो उस फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये इमेजिनेशन हमारा बना रहे हैं। लेकिन ये इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि इसका कोई बेस ना हो। इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशंस है कि चार्ज ऐसे जा रहा होगा तो यही पॉसिबल पाथ ऑफ फोर्स है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों ना पॉजिटिव चार्ज आ गए, जस्ट इमेजिन करो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गए, नाउ व्हाट विल हैपन। जस्ट इमेजिन करो कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है यहां बीच में रखा मैंने, जस्ट इमेजिन करो, कहां जाएगा बेटा ये। टेस्ट चार्ज यहां बीच में रख दिया मैंने, प्लस Q0 वाला।
कहां जाएगा? राइट, लेफ्ट, कहां जाएगा? आगे। कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और ऐसे मानते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे का मतलब किधर आगे? ऊपर नीचे किधर? आगे का मतलब किधर आगे? इट विल नॉट मूव एट ऑल, इसका मोशन ही नहीं होगा। ठीक हो रही है बात? यस सर। लेकिन इसी टेस्ट चार्ज को अगर हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके यहां रख दें, थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को, आपको पता है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है हमेशा, है ना? ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और बेटा वो रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब ये दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा, वेरी गुड। लेकिन वो वाला जो रिपल्शन होगा ना दूसरे चार्ज की तरफ से, वो इस डायरेक्शन में होगा और थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि हमने इस चार्ज के नजदीक रखा है इसको, लेफ्ट वाले चार्ज के नजदीक रखा है। तो फिर अब इसे मौका मिलेगा, क्योंकि अब बैलेंस नहीं हुआ ना ये, तो इसका रिजल्टेंट बना दे बेटा हम लोग, तो इसका रिजल्टेंट तो इधर आएगा। यस सर। समझे? मतलब Yes. ये चार्ज ऐसे साइड में खिसकेगा, साइड में Yes. खिसकेगा इधर। तो इस चीज की अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करूं बेटा, तो ये लाइन ना यूं बन सकती है, साइड में खिसकेगी ये। सेंटर का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पे लाइन आएगी ही नहीं, क्योंकि इस जगह पे ना ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो सिमिलर चार्जेस अगर हम रखते हैं तो फोर्सेस के जो रिजल्टेंट बनेंगे वो हो सकता है कि ऐसे, सॉरी फॉर दैट, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अगर हम बताएं तो हो सकता है कि वो, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, वो ऐसी लाइंस बनाए, ये ऐसी इधर जा रही, ओहो थोड़ा सा आगे चला गया, ये ऐसी यहां तक पहुंच रही है, उसके बाद फिर एकदम से मुड़ जाएगी इधर। वैसे भी ये यहां तक पहुंच रही है लेकिन एकदम से मुड़ जाएगी इधर, फिर ये यहां तक जा रही है लेकिन एकदम से मुड़ जाएगी इधर, फिर ये यहां तक आएगी फिर एकदम से मुड़ जाएगी, फिर बस कहानी खत्म। है ना? बड़ा अजीब सा है ना? सुनो, यस सर। बड़ा अजीब दिखेगा। अब इस रीजन में कुछ नहीं आया, देखो इस रीजन में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। इस चीज को अगर हम बनाएं, यहां पे समझाने की कोशिश करें एक डायग्राम की हेल्प से, तो कुछ ऐसी नजर आएंगी। सी दीज डायग्राम्स। ऑफ कोर्स मैं यहां पे एरोज दे दूं तो ये एरोज यूं आएंगे, ये एरो, क्योंकि ये सारी की सारी पॉजिटिव चार्जेस के रेफरेंस में लाइंस बनाई गई हैं, सो दे विल बी जस्ट एज गुड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मानो जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं। सही है बच्चों? अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो देखो कैसे मिलती हैं, ये मिलती हुई नजर आई। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो देखो कैसे एक दूसरे से सेपरेट होती हुई नजर आ रही हैं, मानो जैसे एक दूसरे को ऐसे दबा रही हैं कि तू उधर दूर हट, मैं इधर दूर हट जाऊं। होता है ना, जैसे हम हमारी उंगलियों को यूं दबाते हैं ना, Yes, ये sir. सिचुएशन ऐसे, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है ना, तो ये इस तरीके से रिपेल कर रही है कि ये उसको उधर ढकेल रही है, और ये दूसरा वाला इसको कुछ ऐसे रिपेल कर रहा है कि ये उसको उधर ढकेल रहा है। अच्छा, अब यहां देखो ये एक दूसरे को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, खींच रही है जैसे मानो एक दूसरे को, बिकॉज ये चार्ज एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, इमेजिन करो कि अगर हमने ये दोनों नेगेटिव चार्जेस लिए तो एक्सपेक्टेड पैटर्न कैसा होगा? Second one. ऐसा ही होगा, वेरी गुड। लेकिन एक फर्क होगा, एक डिफरेंस आएगा, बता सकते हो क्या डिफरेंस आएगा? बीच की लाइन कैंसिल नहीं होगी. नहीं नहीं, गलत। एरोज अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। यस, वेरी गुड। हमने अभी अभी देखा कि नेगेटिव चार्ज पर जो है ना लाइन आके एंड होती है और पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये एरोज जो है ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होंगे, बाहर की तरफ नहीं होंगे, बल्कि अंदर की तरफ होंगे। इस पर भी एरोज ऐसे अंदर की तरफ हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर सम, यू मे से, इलस्ट्रेशंस, रिप्रेजेंटेशंस
हमारे सामने चैलेंज था ना कि भाई ये फील्ड कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, इसकी बनावट, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कैसे दिखाओगे। तो ये हमने दिखाने के लिए इमेजिनेशन करना शुरू किया। लेकिन इसमें एक खास बात है, मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं बनाया। मैंने क्या किया, इस चार्ज के सामने एक छोटा सा चार्ज छोड़ दिया था मैंने। Yes, sir. फिर मैंने देखा कि वो फोर्स कैसे लग रहा है। अगर सिंगल है तो डायरेक्ट फोर्स लगा के उसके पाथ को मैंने गिना, और अगर डबल है तो वेक्टर रेजोल्यूशन किया, मैंने वेक्टर का रिजल्टेंट बनाया था। Yes, sir. फिर रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उस डायरेक्शन में मैंने लाइन एक्सपेक्ट की कि हाँ इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स बनता है, तो लाइन भी यहीं से जा रही होगी। यही तो रीजन है कि इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स, वो फोर्स का एक्सपीरियंस करने वाली लाइन है। मानो जैसे हम ये कहते हैं कि जो भी फोर्स यहां डेवलप होंगे वो इन लाइंस पर डेवलप होंगे। है ना मजेदार कंसेप्ट? Yes, sir. अब आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बड़ी सिंपल सी और बेसिक प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं। प्रॉपर्टीज पूरे होने के बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने डेफिनेशन थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज उस पे मूव करता है वगैरह, बट एंड पे देखेंगे इसको। वेल, इसकी पहली प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये लाइंस कहां से ओरिजिनेट करेंगी, कहां से ओरिजिनेट करती हुई नजर आएंगी? पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। और कहां एंड करेंगी? Negative. नेगेटिव। मतलब जिस किसी सिस्टम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, मानो लाइंस वहां से निकल रही हैं तो एरो बाहर की तरफ बनाएंगे, और जहां कहीं हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां लाइन एंड हो रही है, मतलब हम उसको अंदर की तरफ दिखाएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो काफी बेसिक है। अब आते हैं दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम अलग अलग डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब कभी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी जगह से निकलेंगी या किसी जगह पे एंड करेंगी, तो उनका तरीका होगा, उनका मेथड होगा कि वो नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलरली, वो उस सरफेस पर हमेशा कैसे एंड करेंगी या कैसे लीव करेंगी वहां से? Perpendicular. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल यहां दे दूं। हमारे पास एक कंडक्टर है मान लो ऐसा, और पॉजिटिव है। अब मैं कुछ लाइंस निकाल रहा हूं, देखें जरा मैं सही बना रहा हूं क्या? सही बनाया मैंने? Yes, sir. गलत बनाया मैंने? कैसे यस बोल दिया तुमने? गलत बनाया मैंने। अभी अभी तो मैंने प्रॉपर्टी बताई कि लाइंस जब ओरिजिनेट करें या लाइंस जब एंड करें तो वो कैसे एंड करेंगी सरफेस पर। Perpendicular. क्या ये सारी परपेंडिकुलर दिख रही है सरफेस पर आपको? No. नहीं दिख रही है। देखिए ये सरफेस ऐसे बड़ा है, अगर मैं बड़ा करूं इसको तो ये 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 क्या ये परपेंडिकुलर है? नो। नहीं है परपेंडिकुलर। सो ये बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है, इट्स रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसे सुधारना चाहूं, करेक्ट करना चाहूं, तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए, यहां ये परपेंडिकुलर होगा, यहां ये यूं परपेंडिकुलर होगा, यहां ये यूं परपेंडिकुलर होगा, यहां फिर ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर होगा, यहां फिर ये कुछ ऐसा। ध्यान से देखें, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, 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 बाद में फिर एरोज। ठीक हो गई बात? ऐसे नहीं Yes, बनेंगी sir. लाइंस, ऐसे नहीं बनेंगी लाइंस, इसमें ख्याल रखना है। तो लाइंस ओरिजिनेट कहां से करेंगी, कहां से ओरिजिनेट करेंगी, कौन से चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, पॉजिटिव। Positive. और एंड यानी कि टर्मिनेट कहां होंगी? Negative charge. नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव लाइंस के लिए एरो बाहर की तरफ दिखाएंगे, और नेगेटिव चार्ज की लाइंस के लिए एरो अंदर की तरफ दिखाएंगे। अब जब कभी भी लाइंस ओरिजिनेट कर रही होंगी, निकल रही होंगी या एंड हो रही होंगी, कैसे एंड हो रही होंगी या कैसे निकल रही होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स की जो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी लेंथ को छोटे से छोटा करें, रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं अपनी लेंथ को, वो अननेसेसरीली वो अपने आप को फैलाएंगी नहीं। तो अब इमेजिन करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में ये लाइन है। अब जस्ट सोचें कि ये लाइन छोटा होने की कोशिश कर रही है, तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये लाइन छोटी हो जाए? क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नजदीक आना पड़ेगा? Yes, sir.
तो इसका मतलब तो अट्रैक्शन हो गया ना, यस ये सर। नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन हुआ ना, यस सिंपल। मतलब एक टेंडेंसी है इस लाइंस की कि ये अपनी लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपनी लेंथ को छोटा करती हैं, अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की एफर्ट लगाती हैं। ये प्रॉपर्टी हमें अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। अब अल्टीमेटली लाइन को निकलना यहां है, एंड यहां होना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये लाइन अपने आप को छोटा कर रही है, खींच रही है अपने आप को, खींच इन द सेंस रिड्यूस करने की, अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब ये दोनों चार्ज नजदीक आने लगे। मतलब इनकी जो टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उससे हम फौरन इस बात को समझ पाएंगे कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आ गई, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। गेटिंग इट राइट? यस सर। यस सर। ओके, आइए एक और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। इन लाइन्स ऑफ फोर्सेस के पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे को ढकेलती हैं। जैसे कि यहां ये ऐसे फिंगर्स यूं करते हैं ना हम, हालांकि फिंगर्स तो एक दूसरे को टच कर रही है, वो लाइन्स एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगी, जैसे एक दूसरे को ऐसे दूर ढकेलेंगे, ये यूं, ठीक है, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो इस सर। बिना पे ये जब एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगा के दूर ढकेल रही हैं, तो ये क्या इन चार्जेस को मानो जैसे अवे पुश कर रही हैं? यस सर। तो इससे कौन सी चीज एक्सप्लेन हो रही है? रिपल्शन। रिपल्शन, सिंपल, वेरी गुड। तो इनके लेंथ के कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी से अट्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, और इनके एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाने वाली प्रॉपर्टी से रिपल्शन एक्सप्लेन हो जाता है। तो यहां रुक करके मैं फौरन छोटा सा रिवीजन करता हूं। ये लाइंस कहां से निकलेंगी, ओरिजिनेट कहां से करेंगी, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और एंड एंड नेगेटिव कहां होंगी, टर्मिनेट यानी कि एंड कहां, खत्म कहां जाके होंगी? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। क्या ये किसी सरफेस पर जब भी कभी ये निकलेंगी और जब भी कभी एंड करेंगी, लीव और एंड करेंगी, तो सरफेस पर कैसे निकलेंगी और कैसे एंड करेंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपनी लेंथ को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करें। लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी से हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन वाले प्रॉपर्टी, चार्जेस का अट्रैक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाएं, लैटरल प्रेशर, एक दूसरे को पुश करें बाहर। तो इससे क्या एक्सप्लेन हो जाएगा? रिपल्शन। रिपल्शन एक्सप्लेन हो जाएगा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5। ध्यान से देखें, लाइंस ऑफ फोर्स चाहे कितनी भी ज्यादा बने, कितना भी उनका क्राउड बढ़ जाए, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। जैसे मैं आपके सामने ना एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आप मुझे बताएं क्या ये डायग्राम करेक्ट है? बताएं आप मुझे, क्या ये करेक्ट है? नो। यहाँ क्या गलती हुई है? तो एक दूसरे को ज्वाइन कर लाइन। इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ इस पॉइंट पर देखे ना, ये एक दूसरे के पाथ को ओवरलैप कर रही है। तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसा कभी नहीं करेंगी कि वो एक दूसरे के पाथ में आए, एक दूसरे का इंटरसेक्शन करें। जैसे ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है, ये वाला पार्ट करेक्ट है, वैसे यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना है कि कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे कुछ हो जाए। दे विल नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री आप बना दो, लेकिन इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अलग अलग मटेरियल्स को जब हम रेफर करते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, तो यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल लेवल पे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेवल पे कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल लेवल पे कह लीजिए, दो टाइप के मटेरियल्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब लाइंस ऑफ फोर्स को हम कंडक्टर्स पर छोड़ दें, मेटल्स पर, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड सिल्वर मेटल्स, तो वो उनके अंदर से पास नहीं होंगी। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू, अंदर से नहीं जाएंगी, ये बात ख्याल रहे आप। दे विल नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, हाउएवर दे कैन पास थ्रू द इंसुलेटर। पेपर रख दिया आपने, प्लास्टिक रख दिया, वुड का कोई मटेरियल रख दिया, तो उसके अंदर से लाइन जाएगी, लेकिन कंडक्टर में से
नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अब ये ऐसा कैसे मुमकिन है, आइए समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ऐसा कंडक्टर है, जस्ट इमेजिन करें। अब बच्चों इमेजिन करो कि यहां पर ना मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं। आपको याद है मैंने चार्जिंग मेथड्स पढ़ाते वक्त एक इंडक्शन का फिनोमेना समझाया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद है? यस सर। हाँ, तो अब ये मैंने कंडक्टर ले लिया, मेटल ले लिया। मेटल की खासियत क्या होती है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना आपको? यस सर। अब हमने क्या किया, इसके सामने ऐसा एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया। मान लो ये ना पॉजिटिव प्लेट है, इमेजिन करते हैं ऐसा एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। ये यूं एक पॉजिटिव रॉड है, मान लो ऐसा, कोई भी नो इश्यूज। अब क्या होगा कि यहां आपने पॉजिटिव वाली रॉड रख दी ना, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मटेरियल के अंदर, क्या वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे सारे के सारे जहां पॉजिटिव पोर्शन है? यस सर। Yes. तो बेटा ये साइड कैसा बनेगा, आप इमेजिन करो, ये साइड कैसा बनेगा? Negative. नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब मटेरियल के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, तो मटेरियल का दूसरा हिस्सा कैसा बनेगा? Positive. पॉजिटिव बनेगा। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। आप जानते हैं, इस पर मैंने अच्छा खासा डिस्कशन किया है चार्जिंग मेथड्स पर। अब सोचो कि लाइंस कैसे निकल रही होगी। तो ये पॉजिटिव है, तो यहां से लाइन ऐसी निकली, ये लाइन यूं निकली, यूं निकली, यूं निकली, यूं निकली, ये एंड हो गई, खत्म, एंड। क्योंकि लाइन ओरिजिनेट कहां से करती है? पॉजिटिव चार्ज। कहां करेगी? नेगेटिव तो नेगेटिव एंड हो गई, अंदर नहीं जा पाई लाइन। और बराबर मैंने परपेंडिकुलर भी दिखाया, मतलब इस रॉड से निकलने वाली सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्स ये सामने वाले सरफेस पे जाके एंड हो रही हैं, एंड। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, इसी ब्लॉक का दूसरा सरफेस कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या बाद में यहां से भी मुझे लाइंस ऐसे दिखानी पड़ेंगी? यस सर। क्योंकि लाइन तो पॉजिटिव से निकलेगी। अब बड़ी मजेदार बात देखो, ये रॉड से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकली, यहां एंड हुई, दोबारा दूसरे साइड से शुरू हुई, लेकिन अंदर नहीं गई। यस सर। अंदर नहीं गई, उसके थ्रू नहीं गई। थ्रू जाना मतलब आर पार उसके अंदर से जाना, ऐसा हुआ क्या? नो सर। तो मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए लाइंस ऑफ फोर्स उसके थ्रू कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां ऐसा इंडक्शन का फिनोमेना हो जाता है, वहां पर ना इंडक्शन का फिनोमेना होगा, तो अंदर जाएगी ही नहीं। अब एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं बेटा, अगर लाइन अंदर नहीं गई ना, तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है। सोचो क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां बन रही है वो इस फील्ड में बन रही है। फील्ड में क्यों बन रही है? क्योंकि वहां लाइंस हैं। अब जहां लाइन ही नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी क्या? नो। नो। नहीं बनेगी, तो यहां खुद ब खुद 0 हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी इसके साथ जोड़ के समझी जा सकती है कि कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाती है इन जनरल। इसके कुछ स्पेशल केसेस बनाए जा सकते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम। बात समझ आई आपको? यस सर। तो ये बात मैं जोर दे रहा हूं, क्या वो इस मेटल के ब्लॉक के थ्रू जा पाई, आर पार हो पाई? नहीं, बल्कि एक सरफेस पे एंड हुई, दूसरे सरफेस से दोबारा शुरू हुई, लेकिन थ्रू नहीं गई। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। लेट मी राइट हियर एज कंडक्टर। ठीक है, अब मैंने ऐसा ही ब्लॉक ले लिया, मान लो सिमिलर टाइप ऑफ ब्लॉक, और मैंने इसे लिया इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर ऐसे समझो। और वैसे ही एक मेटल की शीट, सॉरी वैसे ही एक चार्ज लाइन आपने यहां पे रख दी जैसे पहले रखी थी, बार बार पे चार्जेस लगा के रख दिया आपने। अब इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नो। नहीं है। तो यह सामने तुमने पकड़ा भी, अगर ये मेटल का, सॉरी ये चार्ज रॉड तुमने यहाँ पे होल्ड भी की, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए। तो क्या इसके सरफेस पर कोई चार्जेस बनेंगे? नो। नो। नहीं बनेंगे। अब लाइन निकल रही है, तो ये लाइन निकली, अंदर से गई, कोई टेंशन नहीं, इसके थ्रू पार हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
क्योंकि कंडक्टर में ये जो चार्ज का सेग्रीगेशन होता है, इंडक्शन प्रोसेस होता है, चार्ज एक दूसरे से अलग अलग हटके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ होने ही नहीं वाला है। ये बिल्कुल सिंपल स्पेस की तरह काम करेगा जहां से लाइन जा रही है, दैट्स इट। समझे बच्चों बात को? Yes, sir. तो पता चला कि कंडक्टर के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं जाएंगी, जबकि इंसुलेटर के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की पॉइंट में हम उसको देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। घबराओ मत, इसका मतलब सिर्फ ये है, किसी जगह पर अगर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो उसका मतलब वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या? ज्यादा फील्ड, ज्यादा फील्ड का मतलब क्या? इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब मान लेते हैं कि मैं किसी जगह पे ना फील्ड ऐसे दिखा रहा हूं, ये यूं 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 ऐसे दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल। ये कैसे बना उसका टेंशन नहीं लेंगे हम, बस फील्ड ऐसे बन गया, और मान लेते हैं ये सारा ऐसे है। अब मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूं बेटा, एक बिल्कुल पीछे की तरफ और एक बिल्कुल आगे की तरफ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या लगता है आपको कहां का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए? पॉइंट ए का ज्यादा होना चाहिए या पॉइंट बी का ज्यादा होना चाहिए? बहुत आसान है। इक्वल। पॉइंट ए इक्वल कैसे होगा बेटा? तुम कमाल करते हो यार, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम जरा सोच समझ के बोलना आंसर प्लीज। इक्वल कैसे होगा? पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइंस का क्राउड ज्यादा है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, उनका क्राउड ज्यादा है, उनकी गर्दी ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा है यहां से। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. बिल्कुल एक रफ एग्जांपल में समझाने के लिए देता हूं, 10 लाइट के बल्ब हैं दूर दूर रखें और 10 लाइट के बल्ब हैं नजदीक नजदीक रखें, इंटेंसिटी ज्यादा कहां होगी? नजदीक रखे। नजदीक रखें तो एकदम ब्राइट दिखेगा। कमाल करते हो आप भी। तो कहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा महसूस होगी हमको, या ए। है एक्चुअली ए। महसूस का क्या है? तो ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, जहां पर लाइंस क्राउडेड दिखेंगे, कॉम्पैक्ट दिखेंगे, ठीक है, क्राउडेड कॉम्पैक्ट, वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब नंबर्स की हम बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे भाई यहां भी 1 2 3 4 5 6 और यहां भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें फर्क है, इधर क्राउडेड है इधर सेपरेटेड है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. sir. अब इसी चीज को मैंने एक अगली प्रॉपर्टी में लिखा है, सेम चीज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। लाइंस ऑफ फोर्स जिस रीजन में क्राउडेड होंगे, कॉम्पैक्टली टाइटली पैक्ड होंगे, उनका स्पेस कम होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जहां पर वेल स्पेस्ड होंगे, क्राउडेड नहीं होंगे, वाइडली सेपरेटेड होंगे, गैप उनका ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। बिल्कुल फंडामेंटल बात। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. अब इसका एक और मतलब भी है, जरा ध्यान से सुनना। इसका एक और मतलब यह है कि अगर मैंने ना तो क्राउड बनाया और ना ही वाइडली स्पेस बनाया, बल्कि मैंने बनाया एक जैसा, जैसे मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लाइंस चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब फिर मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए और बी। अब बताओ ई ए और ई बी का क्या मामला होगा? वेरी गुड, अब इक्वल होंगे, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं ना तो वो क्राउडेड है और यहां मैं देख रहा हूं ना ही वो क्राउडेड है। तो इस साइड में ना उनका स्पेस, जैसी इनकी क्राउड यहां है वैसी उनकी क्राउड इधर है, जैसे उनका स्पेसिंग इधर है वैसे ही उनका स्पेसिंग इधर है, स्पेसिंग में चेंज नहीं हुआ। समझे बात? Yes, ऐसे sir. फील्ड को बच्चों हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां मिलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी। फिर आपके मन में सवाल आएगा इसको क्या बोलें फिर? तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म।
ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसी स्पेसिंग वाली लाइंस हमको बनानी पड़ेंगी, और नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब स्पेसिंग्स में कुछ फर्क आएगा, जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है उसमें कुछ फर्क आएगा। तो इस जगह पे हम कहेंगे ए और बी की इंटेंसिटी सेम है, इस जगह पे हम कहेंगे ए और बी की इंटेंसिटी अलग अलग है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस अपने थियरी पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। मैं सीधे इसके कंक्लूडिंग पॉइंट पर आता हूं कि जितने ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, चार्ज उतना बड़ा माना जाएगा, उतना लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माना जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q प्लस Q जो कि 2 कूलम का है, और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q जो कि 4 कूलम का होगा, तो इससे कितने लाइंस निकलेंगे? 2 कूलम के लिए अगर हम 8 लाइंस का निकलना बता रहे हैं, तो 4 कूलम के लिए हम कितने लाइंस निकालेंगे? 16. 16। वेरी गुड, सिंपल। हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि यहां अगर 8 निकल रहे हैं तो यहां 16 दिखाओ? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 और ये ले से 16, और ये सब के सब बाहर वाले एरो हैं, मैं टाइम पास नहीं करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो। तो हमने ये डिसीजन क्यों लिया कि भाई इसको 8 है तो इसको 16 है? तो हमने यही तो देखा कि यहां चार्ज डबल हो गया है, तो लाइन भी डबल हो जाएंगे। बात समझे? और यही अगर मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम से 8 लाइन निकल रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 1 कूलम का चार्ज है, तो उसमें मैं कितने लाइंस दिखाऊं? 4. ओनली 4। दैट्स वेरी सिंपल। और हमने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि हमने देखा चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा हो गया है, तो हम बोलेंगे लाइन का काउंट भी आधा हो जाएगा। सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने। बाकी जो लिखा हुआ है ठीक है, वो 1/ε0 ये वो सब ठीक है। The number of lines of force originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge. In SI unit is taken as 1/ε0. Electric intensity of force are associated with 1 coulomb of the charge. ये ठीक है, ये बाय न्यूमेरिकल्स हम समझ जाएंगे। फिलहाल मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नीट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। गेटिंग इट राइट? और पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। समझ रहे हैं? यहां पर ऐसा नहीं सोचना कि पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव अलग। जैसा चार्ज जैसा मैग्नीट्यूड वैसे लाइंस, बस, चाहे चार्जेस पॉजिटिव हो चाहे चार्जेस नेगेटिव। अब लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी है और काफी इंपॉर्टेंट है। A tangent at any point on the line gives the direction of force. अब ये क्या है जरा समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब बिल्कुल पुरानी वाली बात आ जाएगी, यहां पे ध्यान से सुनना। और एक नेगेटिव चार्ज है। ऑफ कोर्स इस पे जो लाइन बननी है ना, वो ऐसी बननी है। फॉर एग्जांपल ना, ये एक लाइन बना के मैं दिखा रहा हूं, जस्ट इमेजिन करो। अब सोचो कि अगर यहां कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट इमेजिन करो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? Repel. रिपेल करेगा। हो सकता है कि इसका रिपल्शन मैं यूं दिखा दूं। फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज क्या करेगा? Attract. Attract. तो हो सकता है बेटा कि इसका अट्रैक्शन मैं कुछ हद तक यूं दिखा दूं। छोटा दिखाना पड़ेगा, सोचें आप। Distance ज़्यादा है. डिस्टेंस ज्यादा है, वेरी गुड। फिर हम क्या सोचेंगे कि भाई नेट फोर्स कहां आएगा? तो हम क्या करेंगे, इसका पैरेललोग्राम बना देंगे और क्या रिजल्टेंट हम यूं दिखाएंगे। Yes, sir. अब इस पिंक वाली लाइन को देखो, क्या ये इस लाइन पर एक टेंजेंट है कि नहीं? बाकी छोड़ दो, ये ब्लू वाली लाइन छोड़ दो, फोर्स की लाइन है, इसको भी छोड़ दो, फोर्स की लाइन है। ये रिजल्टेंट फोर्स है, अपना नेट फोर्स है। तो हमारी जो मेन लाइन ऑफ फोर्स है ये वाली, क्या ये उस पर एक टेंजेंट की तरह आ गया?
Yes, sir. तो वही तो लिखा हमने कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज था। अच्छा जरा सोचो कि ये चार्ज अगर यहां होता तो क्या नेट फोर्स ऐसा आता? Yes, sir. और मैं prove कर Yes, सकता हूं कि पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन यूं जाता, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन यूं आता, इन दोनों का हम एक पैरेललोग्राम बनाते और रिजल्टेंट तो ऐसा ही आता। Yes, sir. तो पता चला कि लाइन ऑफ फोर्स पर अगर हम कहीं भी टेंजेंट निकालते हैं तो वो टेंजेंट नेट या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ओके, Yes, sir. दीज आर सम बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब आइए फटाफट इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब सिर्फ इसकी प्लॉटिंग है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान से सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसकी प्लॉटिंग हमें समझनी है। एंड few of the questions I will be taking from the previous JEE examinations. बताएं, हो चुका है? option ध्यान से सोचें। यस, हो चुका है आंसर। कहां ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए पर या बी पर? A. पर ज्यादा होगी, क्या रीजन है? क्राउडेड है, कॉम्पैक्ट है। Yes, sir. एक छोटा एरिया वहां बना के देखेंगे तो ज्यादा पास हो रहे हैं, यहाँ उतने लाइन को पास करने के लिए बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा, पासिंग पर यूनिट एरिया इस हिसाब से चेक करें तो। अच्छा अब ये बताएं कि ये Q1 है, ये वाला जो इधर वाला चार्ज है ना, ये Q1 है, और ये वाला चार्ज Q2 है आई गेस, क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है ऐसे ही दिख रहा है मुझे। तो ये कह रहा है कि Q1 जो है ये 12 मिली कूलम है, तो बताओ Q2 क्या होगा? अब सिंपल है बात बेटा, Q1 से कितने लाइन निकले जरा गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो Q1 से हमको 12 लाइंस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से 12 मिली कूलम 12 लाइंस बना रहा है, ये हुआ रूल। Yes, sir. आप बताओ तो Q2 से कितने लाइन निकल रहे हैं? 5. 5, ओनली 5। 1 2 3 4 5, इनफैक्ट एंड हो रहे हैं क्योंकि वो हो सकता है नेगेटिव हो, तो Yes, हम sir. उसका टेंशन नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो Q2 से सिर्फ 5 बन रहे हैं, Q2 से बन रहे हैं 5 लाइंस। तो क्या हम Q2 का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं? 5 millicoulomb. सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आसानी से। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 5 मिली कूलम। दैट्स इट। कितना आसान था। Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अनदर वन। एक और देखते हैं। अब यहां मैं चाहता हूं आप फौरन आंसर कर दें मुझे। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम चार्ज Q इज 10। तो एक Q चार्ज है, उससे 10 लाइंस बनते हैं, तो 2Q चार्ज से कितने बनेंगे? 20. 20. खत्म, दैट्स इट। आइए एक और देखते हैं। A charge Q is fixed at a distance d in front of an infinite metal plate। मेटल की प्लेट, समझना बात को, मेटल की प्लेट, कंडक्टर। तो ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये Q, और ये मेटल की प्लेट इसके सामने ये रखा है। अब मेटल की प्लेट तो खाली है, वैसे तो एम्प्टी थी, मतलब कोई चार्जिंग उस पर नहीं थी। अब वो बोल रहा है ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शंस। साफ साफ उसके डायरेक्शंस निकलते हुए बताओ आप क्या Yes. करें, क्या करें। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आइडिया आना चाहिए कि इस मेटल की प्लेट में ना इंडक्शन होगा, Yes, sir. और इंडक्शन होने की वजह से मेटल की प्लेट के ये वाले सरफेस पर Negative charge. नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि सामने पॉजिटिव था। अब मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए तो मेटल का दूसरा सरफेस खुद ब खुद Positive. पॉजिटिव अपीयर होगा।
अब लाइंस दिखाते हैं, बड़े ध्यान से देखना मैं कैसी लाइंस दिखा रहा हूं। ये निकली यूं, ऐसी गई, बराबर सरफेस पे परपेंडिकुलर गई है, नोट करना। यस सर। Yes, sir. फिर यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर निकली और यूं परपेंडिकुलर गई, यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर निकली और यहां यूं परपेंडिकुलर एंड हो गई, यस सर। यहां से फिर ऐसे परपेंडिकुलर निकली और ये परपेंडिकुलर एंड हो गई, निकलते टाइम पे भी परपेंडिकुलर, एंड होते टाइम पर भी परपेंडिकुलर। फिर थोड़ा बहुत तुम ऐसे दिखा दो इधर और इधर, जो रिमेनिंग लाइंस निकलेंगी बस वो, लेकिन मेटल की प्लेट पे नहीं पहुंचेगी। अब दूसरे साइड क्या करें, ऐसे, Yes, sir. तो पूरे लाइंस तुमने दिखा दिए ठीक ठाक तरीके से, यस सर। बराबर पॉजिटिव एंड पर तुम निकलते हुए दिखा रहे हो और नेगेटिव एंड पर एंड होते हुए दिखा रहे हो, नेगेटिव सरफेस पे। तो इसका शेप ऐसा नजर आएगा, है ना, आसान है ना। Yes. ओके, तो यहां इस क्वेश्चन में ना सबसे खास बात क्या थी कि लाइंस की जो लीविंग है ओरिजिन वाली जगह और एंडिंग वाली जगह पे वो परपेंडिकुलर थे। Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है। आओ अब इसमें देखो, ये तो जेई का क्वेश्चन है, कोई गलती मत करना इसमें। एक सिलेंडर है ऐसा, सिलेंडर का हम लोग सरफेस देख रहे हैं, मतलब यू में से क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, सिलेंडर ऐसे अंदर की तरफ है, तो आधा सिलेंडर ऊपर का पॉजिटिव है और आधा नीचे नेगेटिव है, सब तरफ वैसे ही निकाला। फिर अब बोल रहा है लाइंस कैसी दिखेंगी बताओ, ये तो गलत है, ये पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है, लेकिन कहां से आई घूम के ये तो नहीं पता चला। भाई मेरे पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे एंड होगी, और क्या। Yes, sir. ये भी गलत है, पॉजिटिव से निकली लेकिन नेगेटिव पे एंड होने के लिए बीच में टूट गई, टूटेगी थोड़ी लाइन, लाइन ब्रेक नहीं होगी ना, क्यों ब्रेक होगी। ये भी गलत है, ये ऐसा क्या मतलब है कि ये यहाँ पे ऐसे अजीब सा एंगल बनाए, बिल्कुल सीधा निकले और सीधा एंड हो, बस जैसे यहाँ है, सीधा निकले परपेंडिकुलरली और परपेंडिकुलरली एंड हो, ज्यादा सोचना नहीं। समझे बात को? यस सर। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन जाएगा फिर इसमें, ऑप्शन A. ए। ए जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, देखते ही समझ में आ जाता है। अब आइए यहां देखें, ये क्वेश्चन जेई में पूछे जा चुके हैं पहले, बहुत पहले, अभी नहीं, लॉन्ग बैक, बट इन्हीं को बेसिक बनाते हुए बाद में नीट में सीईटी में क्वेश्चन आते हैं। बस हल्का फुल्का दिमाग चलाना है आपने, कुछ और नहीं। सॉलिड स्फीयर है, मेटालिक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेटालिक यानी कि कंडक्टर। तो लाइंस कैसी नजर आएंगी ऐसे पूछ रहा है वो, अगर लाइन ऐसे जा रही है तो कैसी नजर आएंगी। आप देखिए ए में क्या रॉन्ग है, सॉरी वन वन वाली लाइन में क्या रॉन्ग है। परपेंडिकुलर। हाँ, वो सरफेस पर परपेंडिकुलर ना तो एंड कर रही है ना ही लीव कर रही है, तो वन तो चला गया। 3 में क्या रॉन्ग है, 3 में वो मेट सही बोल रहे हो, कंडक्टर के अंदर से जा रहे हैं. कंडक्टर के अंदर से जा रहे हैं, बट वो मेटल यानी कि कंडक्टर के थ्रू नहीं जाते हैं, तो 3 भी ड्रॉप हो गया, 1 भी ड्रॉप हो गया। अब बचा Option 2 B, और 4। 2 में क्या हो रहा है कि लाइन ऐसा उसके सरफेस के ऊपर से यूं टेढ़ी घूम के जा रही है, ये जो ऐसा हल्का सा इसने ऐसा इधर जर्क दिखाया ना, ये इसका मतलब है कि ये लाइन ऐसा स्फीयर के ऊपर से सरफेस से ऐसा मुड़ के जा रही है। ऐसा क्यों जाएगी लाइन, कंडक्टर के सरफेस तो एंड होगी ना, Yes, sir. कंडक्टर के सरफेस पे उसको एंड होना है और फिर दोबारा शुरू होना है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमको कहां दिख रही है, ऑप्शन डी। डी में दिख रही है। 4th लाइन बराबर एंड हो रही है, वो भी परपेंडिकुलरली, और फिर बराबर परपेंडिकुलरली निकल भी रही है। सो इफ यू नो द प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो गया। अब आए यहां बताएं, इस पे भी आप सोचें जरा, गौर करें। 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, उनको ट्रायंगल के पैटर्न में लगा के रखा है, ये ऐसे इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइक दैट। अब ये पूछ रहा है कि रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्स का स्केच, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। देखो ए तो गलत है, ये बीच में लाइन नहीं आती है पॉजिटिव के, बिल्कुल रॉन्ग है। Yes, sir.
और ए का मतलब ये भी हुआ कि यहां से निकल के इधर आई, तो तीनों पॉजिटिव है तो वापस क्यों आएगी भाई? वो तो गई। यस सर। अच्छा, बी भी गलत है, बीच में सर्कल दिखाया उसने। ऑप्शन सी। करेक्ट। हाँ, ऑप्शन वेरी सी गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, बराबर ऐसे लाइन यहां से निकली लाइक दिस। ये हल्का सा टच होती हुई दिखा रहा है, लेकिन ये टच भी नहीं होंगी, थोड़ा सेपरेशन ही रहेगा उनमें। और ये पता नहीं डी क्या दिखा रहा है, ये पूरे सर्कल क्यों घूमेंगी लाइन से, ऐसा थोड़ी होता है। समझे बच्चों बात को? यस सर। आई थिंक यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको देख के ही समझ आ गया है ना। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यहां भी ये क्वेश्चन भी जेईई में पूछा जा चुका है, बता दें, सोच समझ के बताएं। मेटल का कंडक्टर है, मेटल का, ए ड्रॉप हो जाएगा, डी भी ड्रॉप हो जाएगा। ए भी गलत है, डी भी गलत है, क्या गलत हुआ इसमें? They are passes through the conductor. पासिंग। अच्छा, ए में एक और गलती है, एक और मिस्टेक है यहाँ पे। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं है, शाबाश। डी में कम से कम परपेंडिकुलर तो है, लेकिन वो अंदर से जा रही है, दे आर पासिंग थ्रू, तो थ्रू तो नहीं जाती है। अब बचे कौन? ऑप्शन बी और सी। बी में Option गलती C. है, बी में क्या मिस्टेक है? Perpendicular. They are not perpendicular. नहीं है, सरफेस पे पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि सी पर बराबर सरफेस पे परपेंडिकुलरली दिखा रहा है, और फिर ओरिजिन दोबारा होते वक्त वापस से परपेंडिकुलर दिखा रहा है। तो हम ये बस देखते ही इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये करेक्ट नोटेशन है या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो ये आर्टिकल है पूरा लाइंस ऑफ फोर्सेस का, बड़ा मजेदार सा, इंटरेस्टिंग सा है। इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखिए, और इन्हीं बातों को हम अगले लेक्चर में और आगे कैरी करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर रुक जाए फिर यहाँ पे। यस सर।